क्या इजराइल वाकई लागू करेगा हमास के साथ हुआ संघर्ष विराम समझौता? कैसे उलझा हुआ है इस समझौते का कैलेंडर? कौन करेगा गाजा और फिलिस्तीन के घावों की भरपाई? क्यों इस समझौते से इजराइल की सियासत में खड़ा हो गया है नया संकट? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में लाखों टन बारूद झोंकने, सैकड़ों जानों की कुर्बानी और कई लोगों की मेहनत के बाद एक समझौते पर रजामंदी हो गई। लेकिन अभी इस समझौते को लेकर कई ऐसे नुकीले सवाल मैदान में खड़े हुए हैं जो आशंका के बादलों को गहरा रहे हैं। सवाल इसलिए भी चुभ रहे हैं क्योंकि संघर्ष विराम के ऐलान के बावजूद अभी तक इजरायली फौज के ऑपरेशन पर ब्रेक नहीं लगा है। फिलिस्तीनी दावों के मुताबिक बीते 48 घंटों में तेज हुई बमबारी और इजरायली फौज के ऑपरेशंस के कारण गाजा के इलाके में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। ऐसे में हर कोई रविवार का इंतजार कर रहा है जब इस संघर्ष विराम समझौते पर अमल शुरू होगा। मगर सबकी नजरें फिलहाल तो लगी हैं इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर, जैसे इस समझौते को अभी मंजूरी देना बाकी है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के ऐलान पर 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अमेरिका और कतर की तरफ से आए इस ऐलान के बावजूद अभी तक समझौते पर इजराइल सरकार की मंजूरी वाली मुहर नहीं लग पाई है। अंदर खाने बीते कई घंटों से जारी खींचतान के बाद आखिरकार शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा संबंधी मामलों की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नेतन्याहू सरकार के 2 सहयोगी दलों के ऐतराज के बावजूद संघर्ष विराम समझौते को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 467 दिन से जारी लड़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इस समझौते को शनिवार की शाम होने वाली इजरायली सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि इस बीच तेल अवीव में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। नेतन्याहू सरकार का समर्थन कर रही जूविश पावर पार्टी के नेता और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों के मंत्री इतमार बेन गवीर ने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सुरक्षा संबंधी मामलों की कैबिनेट की मीटिंग जब हुई तब उसमें भी उन्होंने यानी बेन गवीर ने इस समझौते का खुलकर विरोध किया। समझौते का विरोध नेतन्याहू सरकार के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और उनकी पार्टी रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी भी कर रही है। साथ ही सड़क पर भी कई लोग प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। साफ है कि इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तरीके से उसे भुनाने की कोशिश भी हो रही है। बेन गवीर और स्मोट्रिच दोनों लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि यह समझौता इजराइल के लिए फायदेमंद नहीं है और बेन गवीर तो यहां तक कह चुके हैं कि इजराइल को इस समझौते को नकार देना चाहिए और पूरी ताकत के साथ हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखना चाहिए, और अगर नेतन्याहू ऐसा करते हैं तो वो सरकार में वापस लौट आएंगे। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में जिस डील पर रजामंदी बनी उसके मुताबिक संघर्ष विराम समझौते को 3 चरणों में लागू किया जाना है। पहले चरण को लेकर रजामंदी बनी है, वहीं दूसरे और तीसरे चरण को लेकर अभी भी बातचीत तय होना बाकी है। यानी पहले चरण के नतीजों को देखने के बाद ही यह तय होगा कि अगले चरण में कैसे और कितना आगे बढ़ा जाए, और यही इस डील का सारा पेच है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ें उससे पहले जरा यह समझ लीजिए कि आखिर इस डील में तय क्या हुआ है। रविवार यानी 19 जनवरी 2025 से लागू होने वाले संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास अपने कब्जे में इजराइल के 33 बंधकों को छोड़ेगा, जिसमें 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही इजराइल भी 30 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जो उसकी कैद में मौजूद है। साथ ही हर इजरायली महिला सैनिक की रिहाई पर 50 कैदियों को रिहा करने पर भी सहमति बनी है। बंधकों और कैदियों की अदला बदली वाला यह पहला चरण करीब 42 दिन तक चलेगा, और साथ ही गाजा में पुरानी बसाहट वाले इलाकों में लोग लौट सकेंगे। इस बात को लेकर भी रजामंदी बनी है और इसके लिए इजराइल की फौज गाजा के कुछ इलाकों में पीछे हटेगी। पहले चरण के 16 दिन बाद, याद रखिएगा, पहले चरण के 16 दिन बाद हमास और इजराइल के बीच दूसरे और तीसरे चरण को तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी उसको लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। वैसे दूसरे चरण में हमास को सभी इजरायली पुरुष बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाया गया था। वहीं इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और पहले चरण की तरह दूसरा चरण भी करीब 42 दिन तक चलने वाला है। साथ ही तीसरे चरण में हमास को जहां मारे गए बंधकों के शव इजराइल को सौंपना होंगे, तो वहीं इजराइल की तरफ से भी मारे गए हमास के नेताओं के शव सौंपे जाने की बात है, जिसमें याह्या सिनवार का शव भी शामिल है। इसके साथ ही इजराइल की फौज आबादी वाले इलाकों से वापस लौटेगी। इसके अलावा गाजा के पुनर्निर्माण और वहां लोगों की आवाजाही के रास्ते खुल जाएंगे। ये तमाम बातें
तीसरे चरण में जाकर तय और साफ हो पाएंगी। खैर, ये तो रही प्रक्रिया की बात, लेकिन इसका अमल कितना और कैसे होगा, इसका फैसला अभी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। यानी इजराइल अपने वादे पर कितना अटल रहता है और हमास इन तमाम शर्तों को कितना निभाता है, इससे तय होगा कि यह संघर्ष विराम समझौता कितने दिन तक चल पाएगा। विश्वास के गहरे संकट और कई घाव वाले इस रिश्ते में हाथ से किसी भी समझौते की उम्र कभी भी कम कर सकते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस छोड़ने से ऐन पहले ऐतिहासिक समझौता कराने की हड़बड़ाहट ने सीज फायर का ऐलान तो करवा दिया है, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि यह कितना दूर जा पाएगा। इस सवाल के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका में नए राष्ट्रपति के तौर पर आ रहे डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर भी शामिल है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते का न केवल समर्थन किया है, बल्कि उसे ऐलान तक पहुंचाने में मदद भी की है। लेकिन जाहिर है, व्हाइट हाउस में आने और ओवल ऑफिस में बैठने के बाद ट्रंप क्या रुख अपनाते हैं, ये तो 20 जनवरी 2025 के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसे में एक बड़ी चिंता और आशंका इस बात को लेकर है कि गाजा में बड़ी तबाही हुई है और इस तबाही की भरपाई आखिर कैसे हो पाएगी। यूएन के आकलन के मुताबिक गाजा में 60 से 70% इमारतें भीषण बमबारी और लड़ाई में ध्वस्त हो गई हैं। साथ ही लोगों के लिए खान पान, दवाई और इलाज जैसे मूलभूत जरूरतों का भी भयानक संकट है। विश्व बैंक के आकलन के मुताबिक इजराइल के सैनिक अभियान के कारण गाजा में करीब 20 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। साथ ही इस युद्ध से पहले 20 लाख लोगों का घर कहलाने वाले गाजा में जो लोग बच गए हैं, उनके सामने भी जिंदगी का गहरा संकट है। साथ ही यह भी साफ है कि जिस हमास के खिलाफ इजराइल ने सैनिक अभियान शुरू किया था, वो अभी भी न केवल खड़ा है, बल्कि हमास में लड़ाकों की भर्ती भी लगातार जारी है। यानी इजराइल के साथ टकराव के कारण भी हैं और मौके भी बन सकते हैं, खास तौर पर ऐसे में जबकि इजराइल में इस मुद्दे को लेकर भावनात्मक ज्वार है। समझौते के लिए जनसमर्थन और उसकी मंजूरी इस बात से तय होगी कि बंधकों की वापसी आखिर कैसे हो पाती है। साथ ही उसमें एक बड़ा फैक्टर या कारक इजराइल की घरेलू राजनीति भी है, क्योंकि अल्पमत की नेतन्याहू सरकार अपनी राजनीति की कीमत पर इस डील के सहारे कितना आगे बढ़ पाएगी, यह सवाल खड़ा हुआ है। वो भी ऐसे में जबकि इजराइल में कट्टर दक्षिणपंथी राजनीतिक दल और उसके नेता अपनी सियासत चमका भी रहे हैं और साथ ही नेतन्याहू की राजनीति को चुनौती देने के लिए भी तैयार है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।